मेरे पति ने शादी से पहले मेरी इज्जत लूटी थी और फिर मेरे ज़ोर देने, मेरे रोने चिल्लाने पर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था, मगर मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत थी। मैं उससे इस सब का बदला लेना चाहती थी और फिर मैंने उसकी बहन को इस्तेमाल किया, उसकी गंदी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। मगर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब मेरी ननद ने मेरे शरीर में जैसे आग लगी हुई थी। मेरा दिल और मेरा दिमाग गुस्से से खौल रहा था। सोच सोचकर पागल हो रही थी कि ऐसा क्या करूं कि अपने पति से उसके की का बदला ले सकूं। आज मेरे पति ने कहा था कि वह आज घर पर नहीं आएंगे और मैं उनका इंतज़ार न करूं। मैंने तो इस बात पर शुक्र किया था, आज मेरे पास समय ही समय था। मैंने अपने माता पिता से बात करने के लिए उनका नंबर मिलाना शुरू कर दिया, मगर माँ मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर देती। तुम हमारे लिए मर चुकी हो, अनामिका। तुम्हें कितनी बार कहें कि यहाँ पर फ़ोन मत किया करो। तुम्हारे पापा भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। माँ ने कितनी आसानी से ये बात कह दी थी। मैं एक बार फिर से टूट कर रह गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा भी कर सकते थे। मैं गुस्से से कमरे में चक्कर लगाने लगी थी और फिर मैं कमरे से बाहर निकल आई। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊं। जो कुछ हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सब तो राज ने किया था और वह कितनी आसानी से अपने घर वालों के साथ पहले की तरह खुशी खुशी रह रहा था। उसे तो जैसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वह खुश था कि उसने अपने प्रेम को पा लिया, मगर मेरे दिल में उसके लिए कितनी नफ़रत थी, शायद वह इसका कभी अंदाज़ा नहीं कर सकता था। मैं हर वक्त उससे बदला लेने के तरीके सोचती रहती थी। ऐसा क्या करूं कि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह भी ऐसी ही तकलीफ़ से गुज़रे जैसी तकलीफ़ से मैं गुज़र रही थी। सोच सोच कर मैं पागल होने लगी थी और फिर जब मैं आंगन में आई तो मुझे एक तरफ से किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं बुरी तरह से चौंक गई कि ये बातें करने की आवाज़ किसकी थी। कौन था जो आधी रात को घर वालों से छिपकर यहाँ पर बैठा हुआ था। ये आवाज़ें नौकर के क्वार्टर की तरफ से आ रही थीं। यह वॉचमैन कुछ समय पहले ही मेरे पति ने घर में रखा था ताकि हम लोगों की सुरक्षा हो सके। इस एरिया में पिछले कई दिनों से चोरी जैसी वारदातें हो रही थीं। मेरे पति को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि हमें भी कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने वॉचमैन का इंतज़ाम कर दिया था। वह एक नौजवान लड़का था और देखने में इतना सुंदर कि उसे देखकर कोई भी इंसान उसे देखते ही रह जाए। उसकी किस्मत थी कि शहजादों जैसी सूरत होने के बावजूद वह यूं नौकरों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया था। मगर उसकी आंखों में मुझे अजीब सी चालाकी नज़र आई थी और मैं सोच कर रह गई थी कि यह इंसान किसी तरह से भी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। मगर ये बात मैं किससे कहती। मेरी सास तो मुझे कुछ समझती ही नहीं थी और मेरी ननद, वो भी अपने आप में ही मग्न रहती थी। ऐसे में मेरे पति थे, वो तो मुझे दीवानों की तरह चाहते थे, मगर मैं उनसे दूर भागती थी। अगर उन्होंने सीधे तरीके से मुझसे शादी की होती, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया होता, तो मैं इस बात पर फ़ख्र करती और अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करती। मगर जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था, उसने मुझे मेरी अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। उनसे मोहब्बत करना तो दूर की बात थी, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैं उस वक़्त क्वार्टर के पास आई तो क्वार्टर की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी और कमरे में हल्की हल्की रोशनी भी जल रही थी। मैंने ज़रा सा कमरे में झांक कर देखा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं शोर मचाकर अपनी सास को यहाँ बुला लूँ और उन्हें बताऊँ कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। मगर फिर मेरे होठों पर ये सोचकर मुस्कान आ गई कि यही तो मौका है मेरे पास बदला लेने का, और अब मैं अपने पति से बदला लेने के लिए बेताब हो रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे क्या करना है। अब मेरे पति के साथ वही सब होने जा रहा था जो उन्होंने मेरे साथ किया था। वो भी वैसी ही अज़ियत से गुज़रने वाले थे जिस अज़ियत से उन्होंने मुझे गुजारा था। कुछ दिन पहले तक तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी राज की नज़र मुझ पर पड़ी।
वह भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया हुआ था। मुझे देखकर उसने अपना दिल मुझ पर हार दिया था, मगर मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे अपना करियर बनाना था, अपनी स्टडी को पूरा करना था। मेरी दुनिया में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी अहमियत नहीं रखता था। मुझे वो लड़कियां जहर लगती थीं जो लड़कों के चक्कर में अपनी स्टडी छोड़ दिया करती थीं और अपने पेरेंट्स को धोखा देती थीं। यही वजह थी कि बार बार राज के मेरे रास्ते में आने के बावजूद भी मैं उसे नज़रअंदाज करती रही। उसे कहने लगी कि तुम ये सब मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और वो न जाने मेरी बात को क्या समझा। कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे माता पिता के पास भेजूंगा। मैंने उसकी बात पर ज़्यादा तो गौर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि वह सिर्फ वक्त गुजारी करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। वो भी आजकल के लड़कों की तरह, जो संजीदा नहीं होते और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और उन्हें रोग लगा देते हैं। मगर उसके पेरेंट्स जब मेरे माता पिता के पास आए और कहने लगे कि बच्चों की जब मर्ज़ी शामिल है तो आप शादी से इनकार मत करें, आपकी बच्ची भी हमारे बेटे को चाहती है। जब मुझे माँ ने ये बात बताई तो मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया। वे होते कौन थे मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कहने वाले? मैंने तो उनके बेटे को कभी गौर से देखा भी नहीं था। उसके साथ शादी करना तो दूर की बात थी। कहने लगे कि बच्चों की जब मर्ज़ी शामिल है तो आप शादी से इनकार मत करें, आपकी बच्ची भी हमारे बेटे को चाहती है। जब मुझे माता जी ने यह बात बताई तो मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया था। वो होते कौन थे मेरे बारे में इतनी बड़ी बात करने वाले? मैंने तो उनके बेटे को कभी गौर से देखा भी नहीं था। उसके साथ शादी करना तो दूर की बात थी। उस दिन राज अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। मैं उसके पास गई और उसके दोस्तों के सामने उसे खड़ी खड़ी सुनाई। कहने लगी कि आगे आपने पेरेंट्स को मेरे घर मत भेजना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसके बाद भी राज मेरे रास्ते में आता रहा। फिर एक दिन जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कहने लगा कि मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है। वो अच्छा नहीं है। मैंने उसकी बात को अब भी गंभीरता से नहीं लिया था। मुझे लगा था कि वो गुस्से में ऐसा बोल रहा है, और ये सब तो मैंने तंग करके किया था। उसे तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरी दोस्त अनामिका मुझे कहने लगी कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज बहुत गुस्से वाला है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मगर मुझे सबकी कोई परवाह नहीं थी। मगर एक दिन मुझे कॉलेज से जाते हुए राज ने अगवा कर लिया था और एक फ्लैट में ले जाकर मुझे बंद कर दिया। मेरे घर वाले नहीं जानते थे कि मैं कहाँ पर थी। वो मुझे ढूंढते रहे, कभी किसी एक दोस्त के घर तो कभी किसी दूसरे दोस्त के घर, मगर वो नहीं जानते थे कि मैं कहाँ थी, किस हालत में थी। और मैं राज के पैरों पड़ चुकी थी। उसे कहने लगी कि मुझे वापस छोड़ो, मेरे साथ ये सब ना करो, मगर वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। पहले उसने मेरी इज्जत लूट ली, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा था कि मैं उससे शादी कर लूँ। फिर वो मुझे लेकर एक मंदिर में गया। उसके कुछ दोस्त शामिल थे और शादी के बाद वो मुझे घर लेकर गया तो उसके माता पिता देखकर गुस्से में आ गए, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की थी और अब वो मुझे बहू स्वीकार करने पर तैयार नहीं थे। तब मैंने राज को धमकी दी कि अगर इन लोगों ने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो राज भी घर छोड़कर चला जाएगा। और बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर उन्होंने हथियार डाल दिए थे। मगर वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, मुझसे दूरी पर ही रहते थे, और मुझे भी इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं जब अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती तो मेरी माता मुझसे बात नहीं करती थी। पिताजी मुझे कहते कि तुमने ये सब क्यों किया है। पिताजी को मैंने सारी बात बताई तो वो कहने लगे कि जो भी हुआ है तुम्हारी इसमें गलती शामिल है। तुम्हें इस लड़के को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था और उसे इस हद तक मजबूर नहीं करना चाहिए था। उस दिन हमने तुम्हें मना किया था कि तुम अकेली कॉलेज में मत आना। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें खुद ही छोड़ने आऊँगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ये सब कुछ जो भी हुआ है तुम्हारी अपनी वजह से हुआ, तुम्हारी ज़िद की वजह से।
वो दोनों मेरी कोई गलती माफ़ करने पर तैयार नहीं थे और ऐसे में मुझे रात से नफ़रत होने लगी थी। दिल चाहता था कि उसे जान से मार दूं, उसे भी ऐसी यातना दूं जैसी यातना उसने मुझे दी है। मेरी सास बात बात पर ताना देती कि मैंने उसके बेटे को फंसा लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ शादी की। न जाने ऐसा क्या किया कि वो इतना मजबूर हो गया, मुझे उसने अपना लिया। और मेरी नंद भी जैसे मुझे खातिर में नहीं लाती थी। इस वजह से मुझे उन दोनों से भी नफ़रत थी। चाहती थी कि इन सब लोगों को उनके किए का मज़ा चखाऊं। अब जैसे मुझे इस बात का मौका भी मिल गया था, मुझे ये रास्ता नज़र आ गया था कि मैं अपने पति से इस सब का कैसे ले सकती थी। उस समय उसकी बहन उस लड़के के साथ मौजूद थी और दोनों ऐसी हालत में थे कि उन्हें देखकर मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने इन लोगों की वीडियो अपने मोबाइल में बना ली और फिर कमरे में जब आकर लेटी, जो अब की बार मुझे शांतिपूर्ण नींद आई थी, क्योंकि मुझे अपना लेने का रास्ता नज़र आ गया था। मैं सोचने लगी कि जब उन्हें भी दुनिया के सामने तमाशा बनना पड़ेगा, तब उनके दिल पर क्या बीतेगी, वो कैसा महसूस करेंगे। मैं अब ये सोच सोच कर खुश हो रही थी और फिर अगले दिन मैंने वो सभी तस्वीरें नेट पर डाल दी थीं और यह काम मैंने इतनी होशियारी से किया था कि किसी को पता नहीं चल सकता था कि यह काम किसने किया और कैसे किया। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। एक एक करके वह वीडियो सब लोगों तक पहुंच गई थी। इस वीडियो में मेरी नंद और उस लड़के दोनों का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। मेरी सास इस सब बातों से बेखबर थी, मगर ऐसे लग रहा था जैसे कविता को इस बारे में पता चल गया था, क्योंकि मैंने उसे दिन के समय बहुत ही परेशान हालत में देखा था। बार बार वह यहाँ से वहाँ पर टहल रही थी और बार बार किसी का नंबर भी डायल कर रही थी। उस मलेज का कहीं पे आता पता नहीं था। मेरी सास बार बार कह रही थी, ये रमेश कहाँ चला गया? उसे मुझे बाज़ार से कुछ सामान मंगवाना था। ये बहुत ही कामचोर लड़का है, जब काम हो तो ये गायब हो जाता है, हाथ ही नहीं आता। और तब मैंने कविता के चेहरे की तरफ देखा। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। मुझे अभी अंदाज़ा हो गया था कि मैंने जो आग लगाई है वो सुलग पड़ी है। कविता को भी इस बारे में मालूम हो गया है। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि अब मैं अपना पूरा कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे सास और पति के चेहरे पर भी वैसे ही तकलीफ़ नज़र आने वाली थी जो तकलीफ़ मैं झेल रही थी। कविता तैयार होने के बाद घर से निकल गई थी। मेरी सास उसे रो रह गई, कहाँ जा रही हो कविता? इतनी जल्दी बात सुन लो मेरी। मगर कविता सनी अनसनी करते हुए न जाने कहाँ चली गई थी। मेरी सास अपना सिर थाम के रह गई। यह लड़की तो कोई बात सुनती समझती ही नहीं है। आज मैंने अपनी एक रिश्तेदार को बुलाया हुआ था। उसने कविता के रिश्ते के बारे में मुझे कुछ बताना है। वह कविता से मिलना चाहती थी, मगर यह लड़की किसी की बात समझे तभी ना। मेरी सास लगातार गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोल रही थी और मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब तुम अपनी बेटी को इज्जत से अगले घर भेजने के बारे में सोचना छोड़ दो। अब कोई भी उसे ब्याहने के लिए इस घर में नहीं आएगा। आज मेरा पति भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और मेरी नंद का भी कहीं पता नहीं चल रहा था। मेरी सास का तो टेंशन ले लेकर बुरा हाल था और मेरे ससुर भी बार बार मेरी सास को यही कह रहे थे, तुमने अपनी बेटी को बहुत डील दे रखी है, कहाँ है वो? तुम्हें कुछ मालूम है? जवान बेटी अभी तक घर नहीं आई और तुम कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ है। और तुम्हारा बेटा भी कोई बात नहीं सुनता। कब से मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, मगर वो कोई कॉल नहीं उठा रहा। परेशान तो मेरी सास भी थी। वह रोते हुए कहने लगी, मैं क्या करूँ? वो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी बेटी है। अगर वो मेरी नहीं सुनती तो आपको उसे लगाम डाल के रखनी चाहिए थी। अब मेरी सास को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत दिल दे रखी है। मगर अभी तो ये सब शुरुआत थी। अभी तो इन लोगों को मालूम होना था कि तकलीफ़, ज़िल्लत और अज़ियत कहते किसे हैं। रात को जब मेरा पति घर आया तो बहुत टूटा हुआ, बिखरा हुआ लग रहा था। मैं उस समय अपने कमरे में होती थी, मगर आज इन लोगों का तमाशा देखने के लिए मैं अलॉन्ज में ही मौजूद थी। घर में आज खाना खाने वाली सिर्फ मैं थी। मेरे सास ससुर को तो जैसे किसी चीज़ का होश नहीं था और मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं थी। जो मैं चाहती थी सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कविता अब अपने घर वालों का सामना नहीं कर सकती।
उसे घर वालों से डर लग रहा होगा कि उसके भाई जिंदा नहीं छोड़ेगा, तभी तो अपने किसी सहेली के घर चली गई होगी और इंतज़ार करेगी कि जब भाई का गुस्सा कम हो तो वह घर वापस आ जाए। फिर जब मेरा पति घर आया तो उसे देखकर मेरी सास अपना दिल थाम के रह गई। राज, क्या हुआ है तुम्हें? और ये कविता कहाँ है? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, मगर वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। उसकी किसी सहेली से पता करो कि वो उसके साथ तो नहीं है। और तब राज गुस्से से चिल्लाने लगा। वह हमारे मुंह पर कालिख मल के कहीं चली गई होगी, जिसके साथ उसने मुंह काला किया है उसी के साथ होगी। वह गुस्से से बोल रहा था और मेरी सास अपना दिल पकड़ कर रह गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम अपनी जवान बहन के बारे में? कोई इस तरह की बात करता है? माना कि वह थोड़ी बदतमीज़ है, लापरवाह है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम भाई होकर भी उसके किरदार पर बोलना शुरू करो। कहाँ है मेरी बच्ची? पता करो कहीं किसी मुसीबत में ना हो। तब राज ने अपने मोबाइल उनकी तरफ किया और उस मोबाइल में वही वीडियो थी जो आज मैंने नेट पर अपलोड की थी और रात को ही अपने मोबाइल से बनाई थी। यह देखकर मेरी सास के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। राज कहने लगा कि यह सब देखने के बाद भी आप उसी को याद कर रही हैं कि आप उसकी शक्ल देखना चाहेंगी। क्या किया है उसने हमारे साथ? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर के मलेच के साथ ये सब करती रही। अगर उसे अपनी जवानी संभालना मुश्किल हो रहा था तो बता देती, हम उसकी शादी कर देते। हमारे साथ ये सब तो न करते। अब वह सिर पकड़कर रोने लगा था। कितनी बदनामी हो गई है। मैं किसी के सामने सिर उठाने के काबिल नहीं रहा। मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। वह बुरी तरह से रो रहा था और मुझे उसे देखकर अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैं भी इसी तरह से रोई थी और मेरे माँ बाप भी मेरे लिए इसी तरह से तड़पे थे। उन्हें भी अपनी बदनामी का खौफ सताने लगा था और उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ था जैसा कि अब इन लोगों को हो रहा था, और मुझे इन लोगों पर तरस नहीं आ रहा था। वह रात इन लोगों ने अपनी आंखों में गुजारी थी, जबकि मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। मेरे पति ने मुझे सुकून से सोते हुए देखा तो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। ज़रूर तुमने ही मेरी बहन को इस तरफ लगाया था। तुमने ही उसके जहन में ये ख्याल डाले हैं, वरना मेरी बहन तो बहुत मासूम थी। और आज जो भी बोलता, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि आज मैंने अपना ले लिया था। राज और उसके घर वाले कभी भी जान नहीं सकते थे कि यह सब मैंने ही किया था। मैंने ही वह वीडियो नेट पर डाली थी। राज ने अब घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था और मेरे सास ससुर का भी यही हाल था। वे लोग किसी के सामने सिर उठाने के काबिल नहीं रहे थे। अब वे किसी से बात भी नहीं करते थे। रो रो कर मेरी सास का बुरा हाल हो गया था और मेरे पति भी कहते, अब मैं किस मुंह से दुनिया का सामना करूं? मेरे अपने दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, आवाज़ कसते हैं। आप बताएं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब मेरी सास अपना रुख फिर से मेरी तरफ कर लेती। जब से ये लड़की हमारी ज़िंदगी में आई है, उसने हमारे जीवन को जहन्नम बना के रख दिया है। निकालो इस लड़की को घर से बाहर। इसके नखरे का साया मेरी बेटी पर पड़ गया है और राज उन्हें बहुत मुश्किल से संभालता था। जो भी था, वह मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में वह अपनी माँ को ही चुप करवा दिया करता था। दिन इसी तरह से गुजारते जा रहे थे। राज तो पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहा था। कहने लगा, पुलिस वाले भी अजीबो-गरीब बातें बनाएंगे। आप नहीं जानती कि मुझे कैसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट नहीं करवा सकता। और फिर एक दिन सुबह सुबह ही पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई। राज बुरी तरह से परेशान हो गया कि अब पुलिस स्टेशन से कॉल क्यों आई है। न जाने इन लोगों की कैसी कैसी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। मेरी सास भी परेशान हो गई थी। वे राज के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे और फिर उन्हें जो खबर सुनने को मिली, उसने उनके साथ साथ मुझे भी हैरान कर दिया था। मैंने तो इस हद तक सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। मैं सिर्फ इन लोगों को नीचा दिखाना चाहती थी, अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, मगर कविता इस हद तक गुजर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कविता की डेड बॉडी मिल गई थी। कविता ने आत्महत्या कर ली थी और एक छोटी सी चिट्ठी अपने घर वालों के नाम लिखी,
जिसमें उसने सब लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि वह उमेश से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। मगर अब इतनी बदनामी के बाद उमेश भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वह उससे बात भी नहीं करना चाहता और मौत के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वह खुद है। वह अब किसी के सामने सिर उठाने के काबिल नहीं रही, किसी का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए वह अपनी जान ले रही है। तब मेरे पति को मालूम हुआ था कि वह हॉस्टल में रह रही थी और हॉस्टल के एक कमरे में ही उसने खुदकुशी कर ली थी। 2 दिन तक दरवाज़ा न खोलने की वजह से वार्डन ने कमरे पर दस्तक देनी शुरू कर दी, मगर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वह परेशान हो गई। फिर दरवाज़ा तोड़ने पर सामने से कविता की लाश नज़र आई। वार्डन कविता के परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, तभी उसने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी और यूं कविता की लाश घर तक पहुंचा दी गई थी। जो बदनामी हुई थी सो हुई थी। कविता भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी और ये सब मेरी वजह से हुआ था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी। मुझे लगने लगा था कि मैं कविता की कातिल थी। मेरे दिल में गिल्ट था कि मैं अपने इस गलती का, अपने इस पाप का कफ़ारा कैसे अदा करूं। समझ नहीं आती थी क्या करूं। और फिर एक दिन मैंने राज के सामने रोते हुए अपनी गलती को कबूल कर लिया। तो पहले वह मुझ पर चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा कि मैंने जो किया था मोहब्बत में किया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मगर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया वो पाप था। तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। और फिर मेरे माफ़ी मांगने पर उसका दिल नरम पड़ गया। कहने लगा कि तुमने ये बात मेरे सामने तो कर दी है, मगर मेरे माता पिता के सामने मत करना, वरना तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। और तब मुझे ये बात मालूम हुई कि राज मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दिया था और अब मैं भी अपनी इस गलती को सुधारना चाहती थी। सारे घर के कामकाज करती थी, अपने सास की किसी बात पर उनसे बदतमीज़ी नहीं करती थी। वो जो भी कहती हैं चुपचाप सुनती रहती और मेरे इस रवैये से धीरे धीरे मेरी सास का दिल भी नरम पड़ने लगा था। यूं भी अब कविता तो रही नहीं थी जो उन्हें ज़रा ज़रा सी बात पर मेरे खिलाफ भड़काती। यूं घर का माहौल शांत रहने लगा था, मगर आज भी मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैंने कविता के साथ गलत किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।